केंद्र सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बंद कर दिया था। इसकी जगह पर न्यू पेंशन सिस्टम यानी नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस को लागू किया गया। जब 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ओपीएस की जगह एनपीएस लेकर आई तो इसमें फिक्स्ड पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया। इसी के चलते ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग लगातार बनी रही है। खासकर चुनाव के दौरान ओपीएस को लेकर सियासत गर्माती रही। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत कुछ राज्यों ने जब पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला किया तो केंद्र सरकार से भी ओपीएस को लागू कराने की मांग जोर शोर से उठी। कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मिले जनादेश के पीछे ओपीएस का बड़ा हाथ रहा। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मुद्दा लोक लुभावन तो था, लेकिन पुरानी पेंशन को लागू करने से खजाने पर दबाव बढ़ने की चिंता इस पर भारी पड़ती गई। आरबीआई ने भी चेताया कि इससे सरकारों का राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ने का खतरा है। इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना खतरे से खाली नहीं। लेकिन लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है। निसंदेह इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और साल के आखिर तक महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। खैर, पेंशन को लेकर होने वाली राजनीति की चर्चा पर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज के खर्चा पानी में हम नई पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस ये क्या हैं, इन तीनों स्कीम में फर्क क्या है, यूपीएस एनपीएस से कितनी अलग है और किस स्कीम में ज्यादा फायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं। क्या एनपीएस वाले यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं? यूपीएस के लागू होने से केंद्र के सरकारी खजाने पर कितना बोझ आएगा? एक्सपर्ट्स के साथ बात करके समझेंगे कि जिन राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है उनकी माली हालत कैसी है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि यूपीएस के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की डिमांड क्यों हो रही है। लेकिन शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, एक बार फिर से दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर कीजिए क्लिक और रहिए हेल्दी। शो पर लौटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था शुरू की है। इस स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, शॉर्टकट में इसे यूपीएस कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से अमल में आएगी। नई पेंशन स्कीम में 50% पेंशन की गारंटी की बात कही गई है। माना जा रहा है कि यूपीएस को इसलिए लाया गया है क्योंकि कई राज्य फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसके चलते जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी कई कर्मचारी संगठनों की तरफ से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही थी। बहरहाल यूपीएस से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और अगर सभी राज्य इस योजना को लागू कर देते हैं तो इस स्कीम का फायदा करीबन 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसलिए आज हम इन्हीं 3 पेंशन स्कीमों यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। इन पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। सबसे पहले नई नवेली पेंशन यूपीएस की बात करते हैं। यूपीएस में रिटायरमेंट से पहले आखिरी साल मिले औसत मूल वेतन यानी जो आपका एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50% बतौर पेंशन देने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की औसत बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है मंथली तो उसे पेंशन के तौर पर हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन 50% पेंशन का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल नौकरी में बने रहना जरूरी है। इसके अलावा इसमें एश्योर्ड पेंशन का भी प्रावधान है। मतलब अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसके मृत्यु से ठीक पहले पेंशन की जो रकम थी उसका 60% निश्चित पेंशन दिया जाएगा। इस पेंशन स्कीम की एक और खास बात यह है कि अगर कर्मचारी कम से कम 10 साल सरकारी नौकरी कर लेता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
दूसरी बड़ी खास बात है, सरकार यूपीएस के तहत दी जाने वाली तीनों पेंशन को महंगाई दर के हिसाब से एडजस्ट करेगी। इसका मतलब ये कि महंगाई के हिसाब से फिक्स्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से तय होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान भी दिया जाएगा। ये एक मुश्त भुगतान ग्रेचुइटी से पूरी तरह अलग है। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, मतलब उन्हें अपने हिस्से से कोई कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कंट्रीब्यूशन पहले की तरह 10% ही रहेगा, जबकि सरकार का योगदान जो पहले 14% था वो अब बढ़कर 18.5% हो जाएगा। अब एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की खास बातें जान लेते हैं। पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कोई फिक्स्ड या फिर गारंटीड पेंशन का प्रावधान नहीं है। एनपीएस में निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक्ड स्कीम है, जहां पर पेंशन शेयर मार्केट और डेट मार्केट जैसे तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाई गई रकम पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय होती है। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। बिजनेस टुडे के साथ बातचीत में सीए डॉक्टर सुरेश सुराना ने कहा, यूपीएस के उलट एनपीएस एक निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं देती है, जिससे एनपीएस के तहत मिलने वाली जो पेंशन की रकम है वो मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। इसी तरह एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है। एनपीएस में टोटल जमा राशि में से 60% रिटायरमेंट पर इकट्ठे निकाल सकते हैं, लमसम निकाल सकते हैं, और जो बाकी बची हुई 40% की रकम है उससे पेंशन स्कीम को खरीदना जरूरी होता है। एनपीएस प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी अवेलेबल है। अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने भी अपने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को ही अनाउंस कर रखा है। एनपीएस में कोई भी कर्मचारी अकाउंट खोल सकता है, जिसमें वो कम से कम 500 रुपए की कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ भी शुरुआत कर सकता है। एनपीएस में पेंशन की 60% रकम आप निकाल सकते थे, लेकिन 40% रकम पर संबंधित कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 खाता खोलना सभी के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, जिसमें रिटायरमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। और टियर 2 खाता ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है, जिसमें किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं, जिसे लंबे समय से बहाल करने की मांग हो रही है। 1 जनवरी 2004 से पहले पूरे देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी, लेकिन अटल वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी। इसके बाद एनपीएस का खूब विरोध हुआ, जो अभी भी जारी है। ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी के 50% के बराबर की रकम ताउम्र पेंशन के नाम पर दी जाती थी। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी की पेंशन जो थी वो उसकी आखिरी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते का जो टोटल होता था उसके आधार पर तय की जाती है। ओपीएस की एक खासियत ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मतलब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रकम का भुगतान सरकार के खजाने से होता है। मतलब नौकरी के दौरान कर्मचारियों को अपनी सैलरी का कोई भी हिस्सा अलग से पेंशन फंड के लिए जमा नहीं करना होता है। किसी भी तरीके की कटौती उनके सैलरी से पेंशन के मद में नहीं कटती थी। पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए में होने वाले बदलावों के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट किया जाता है, जो महंगाई से जुड़ा होता है। ओपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, हालांकि एनपीएस और यूपीएस में टैक्स का प्रावधान किया गया है। ओपीएस सिर्फ सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए थी। इसके अलावा ओपीएस की एक प्रमुख खासियत ये भी है जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ, जहां कर्मचारी अपनी एक आय का एक हिस्सा योगदान करते हैं, जिसे बाद में रिटायरमेंट पर ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी भुगतान के हकदार हैं। ओपीएस में अगर कोई रिटायरमेंट कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का फायदा मिलता है। इन सभी बातों को और अच्छे से समझने के लिए हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अर्थशास्त्र के जो एचओडी हैं और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन प्रोफेसर संजीत सिंह ठाकुर से बात की। सुनिए। सबसे पहले सर मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम इतने वर्षों के बाद और 23 लाख कर्मचारियों का जो विरोध था और जो एक जेन्युइन डिमांड थी, उस डिमांड के लिए कम से कम सरकार की नींद टूटी है और सरकार ने एक स्टेप लिया है। हालांकि जो यूपीएस है, यूपीएस मैं ये कहूंगा कि
एक जो एनपीएस है उस एक बेहतर विकल्प देने की सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन मुझे एक कर्मचारी होने के नाते मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ एक जो प्रावधान है वो एम्प्लॉइज की फेवर में है, लेकिन कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जो कि कर्मचारियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला जो प्रावधान है कि जो पेंशन होगी 25 ईयर्स की सर्विस पूरी करने के बाद एक कर्मचारी को 50% जो उसकी लास्ट 1 ईयर की सैलरी होगी उसका जो एवरेज होगा और प्लस डीए उनको मिलेगा। डीए डीआर मिलता है, डीएनएस रिलीफ मिलती है जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं पेंशन के साथ। तो जो एनपीएस में नहीं था, एनपीएस जो है एक मार्केट बेस्ड एक प्लान थी जिसमें कि जो हमारा पैसा जाता था, कंट्रीब्यूशन जाता था एम्प्लॉइज का, वो किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में जाकर के, और उसका जो एक इनसिक्योरिटी थी एम्प्लॉइज के लिए कि बाद में कहीं अगर मार्केट डाउन आती है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा कि उनको वो फिक्स जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो एक इससे जो है इनसिक्योरिटी जो थी एम्प्लॉय की, एक इसने कम की है। जो सबसे बड़ी खामी जो मैं मुझे देखने को मिल रही है जो यूपीएस में और एनपीएस और यूपीएस के बीच में जो डिफरेंस है कि एनपीएस जो था, एनपीएस में एक एम्प्लॉइज को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो अपना 60% जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसका वो विड्रॉल ले सकता था 60% का, और 40% उसकी आगे इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन जो यूपीएस है इसको लेकर के साइलेंट है कि क्या वो कितना पैसा निकालेगा। और जो अभी न्यूज में आ रहा है, जो थोड़ा सा इसका ड्राफ्ट बाहर लीक हुआ है, तो उससे ये हमें ये पता चल रहा है कि केवल मात्र जो एक एम्प्लॉइज है उसकी लास्ट रिटायरमेंट के समय में जो लास्ट 6 मंथ की सैलरी है सिर्फ उसके बराबर उसको जो है वो इकट्ठा जो फंड हो मिलेगा, जो कि बहुत कम है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसके साथ ही जो वीआरएस है, जैसे वीआरएस लेने पर जो ओपीएस थी, ओपीएस में तो पूरा का पूरा 50% उसको मिलना था और एनपी 20% था, लेकिन इसमें वीआरएस लेने पर जो है वो किसी प्रकार का कोई अभी तक क्लियर प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या यूपीएस में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में रहना है या यूपीएस में रहना है ये चुनने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा, जिसे बाद में आप नहीं बदल सकते हैं। अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उसके पहले एरियर के साथ रिटायर होंगे यूपीएस के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस के तहत हुई थी, यानी कि वो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये वो खुद से चुन सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार यूपीएस को लॉन्च करके एनपीएस और ओपीएस की काट का भले ही दावा कर रही है, लेकिन यूपीएस को लेकर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो वो यूपीएस को खत्म करके ओपीएस लेकर आएगी। वहीं कई कर्मचारी संगठन भी सरकार की इस नई योजना का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि जब न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया था तब इसे ओल्ड पेंशन स्कीम से ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर बताया गया था, लेकिन 2004 के बाद भर्ती होने वाले जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हें बहुत मामूली सी पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को अपना अंशदान भी देना पड़ रहा है, जबकि यूपीएस में पेंशन सरकार पूरी तरह अपने खजाने से देती थी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु बीबीसी से कहते हैं, यूपीएस में कहा जा रहा है कि आखिरी सेवा साल की जो बेसिक सैलरी का औसत है उसका आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस के तहत जो कर्मचारियों का 10% कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो उन्हें वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब कर्मचारी को न तो ओपीएस मिल पाया, ना ही वो एनपीएस में रहा, वो तो अधर में लटक गया। वहीं विजय कुमार बंधु ने यूपीएस में नौकरी की 25 साल की समय सीमा को लेकर कहा, यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की सीमा तय कर दी गई है। अर्धसैनिक बल के कर्मचारी 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, यानी वो इस स्कीम से बाहर हो गए। ऐसे कई और भी सेक्टर हैं, इसलिए यूपीएस एक घाटे का सौदा है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। यूपीएस के बाद भी ओपीएस की डिमांड क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए भी हमने प्रोफेसर संजीत सिंह से बात की। सुनिए। जहां तक ओपीएस और यूपीएस का आपस में हम अगर कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन करना एक मुझे लगता है कि बेमानी होगी, क्योंकि अगर कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो ओपीएस से बेहतर विकल्प पेंशन का कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ओपीएस में जो एक एम्प्लॉइज के लिए सिक्योरिटी है, उसकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी है, वो यूपीएस में और एनपीएस में कहीं भी नहीं दिखती है। और क्योंकि ओपीएस सबसे बड़ा जो इसका डिफरेंस है, ओपीएस एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कि एम्प्लॉइज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था। लेकिन यूपीएस में जो है
ये भी एनपीएस की तरह ही एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है कि सरकार हमारे से ही पैसा लेगी और हमें ही पैसा बाद में पेंशन के रूप में देगी। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी खामी इसके बीच में है। वीआरएस की सुविधा इन दोनों पेंशन स्कीम में, एनपीएस और यूपीएस में नहीं है। और इसके अलावा जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे फैमिली पेंशन का प्रावधान, वो ओपीएस में था, लेकिन इनमें दोनों में कहीं भी इतना क्लियरिटी नहीं है अभी तक। यूपीएस में देने की बात हो रही है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी कर्मचारी जो है एनपीएस से अगर यूपीएस में जाते हैं, तो कर्मचारियों का सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि जो हमारा एनपीएस में सीपीएस के रूप में हमने जो कंट्रीब्यूट किया है 10%, वो हमें सरेंडर करना पड़ेगा, उसका क्या होगा, या हमें वापस मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार अगर इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे, तो एक तो ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होनी चाहिए यूपीएस, जैसे कि ओपीएस थी। और दूसरा जो है, जो एम्प्लॉइज ने अपना पैसा दिया है, जो 10% के रूप में कंट्रीब्यूट किया है सरकार को अभी तक, वो जो है सरकार को वापिस कर देना चाहिए। तभी ये स्कीम जो है मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हित में रहेगी। जैसा कि सरकार ने कहा है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी और दावा किया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार का पेंशन बिल के मद में बोझ बढ़ने वाला है, ये तय है। एक अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को 79,241 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देने होंगे। योजना लागू होने के बाद अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में केंद्र सरकार को कम से कम 6250 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बाकी जो राज्य इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, उन्हें भी पैसे का इंतजाम करना होगा, क्योंकि अगर सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया जाए तो यूपीएस का आंकड़ा करीबन 90 लाख कर्मचारियों तक पहुंचता है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हवाले से कहा है कि एरियर के रूप में सरकार पर 800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा और इसे लागू करने के पहले साल सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यूपीएस के लागू होने से केंद्र के सरकारी खजाने पर कितना बोझ आएगा, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए, 3 लोड्स की मैं बात करूंगा। एक तो 10,000 रुपए मिनिमम अश्योर्ड पेंशन रखी गई। दूसरा, 25 साल से ऊपर जो सर्विस क्रॉस कर लेंगे, आपको पता ही होगा कि 12 महीने की औसत सैलरी का 50% उनको मिलेगा, वो एक लोड हो गया। तीसरा एक लोड और है, जिन लोगों की 10 साल और 25 साल के बीच की रिटायरमेंट होगी, यानी कि 10 साल से ज्यादा की सर्विस होगी परंतु 25 साल से कम की होगी, उनके लिए वो फिगर प्रो राटा हो जाएगी। तो अभी ये तो 23 लाख एम्प्लॉइज इसके बेनिफिशियरीज माने जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो जब निकल के आएगी, जैसे जैसे सरकार के ऊपर लोड करेगा। शुरुआती लोड जो है, अगर हम सरकारी आंकड़े ले तो 6,000 करोड़ से स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम 50,000 करोड़ तक लोड इसका जा सकता है, ऐसा इसका अनुमान लगाया जा रहा है। अब सरकार को सरकारी खजाने से 50,000 करोड़ निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको फिर भी जो ओपीएस जो 2004 से पहले थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उससे बेहतर मानता हूं, क्योंकि वहां पर पेंशन का लोड, फिस्कल लोड जो है वो कहीं ज्यादा आता था। अब राज्य सरकारें जैसे जैसे इसको अडॉप्ट करेंगी, उनका लोड इस हिसाब से चलेगा। ये तो केंद्र सरकार पर पड़ने वाले टैक्स बोझ की बात हो गई, लेकिन जिन राज्यों ने ओपीएस को लागू किया है उनकी माली हालत कैसी है, इसे जानने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। मेरे दिमाग में जो सबसे ताजा मेमोरी है वो हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर 2022 तक जो हम लोग अर्थशास्त्र में एक फिगर कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम डेट टू जीएसडीपी रेशियो कहते हैं, यानी कि सरकार का कुल घरेलू उत्पाद कितना है और उसके मुकाबले उसने कितना उधार लिया हुआ है। ये रेशियो उनकी करीब 40-41% थी 2022 में। अब ये बढ़ के 45% को क्रॉस कर गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो अब मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जो है आपको ये करीब करीब 40% के आसपास घूमता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ये 36% के आसपास घूम रहा है। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब का तो जो टोटल जीएसडीपी लोड है वो 50% से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारें एक तरह से कटोरा लेके कई बार सेंटर के आगे आगे खड़ी हो जाती है कि हमें अनुदान दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारे पास अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए जो राज्य सरकारें अपने राज्य को, अपने सूबे को बिल्कुल अपंग बना देती हैं, तो आम जो जनता है वो इस बात को नहीं जानती। उनके लिए ऐसा लगता है जीवन सामान्य चल रहा है, पर वो किस किस चीज से वो लोग, एक उर्दू में शब्द होता है, महरूम हो जाते हैं। मैं आपको जल्दी से वो बता देता हूं। उनको जो राज्य में डेवलपमेंट है वो नहीं दिखेगी। अगर टूटी सड़कें कहीं हैं वो वैसी की वैसे दिखेगी, कहीं हाईवेज बनने हैं या कोई लोकल सड़कें बननी है उनमें कोई तरक्की नहीं दिखेगी।
कहीं पर अगर और कोई विकास का काम होना है, मान लीजिए किसी गांव का उद्धार होना है, कुछ भी सरकारी स्कीम है, आपको वो हिलती डुलती नहीं, तो लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, राज्य सरकार बड़ी निकम्मी है, वो तो काम नहीं कर रही। तो निकम्मी वो हो जाती है क्योंकि उसकी जेब में पैसे ही नहीं होते हैं। एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, 2004 का ये एक्ट है, FRBM कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि आप राज्य सरकार कितना लोन ले सकती है, इसमें और भी चीजें हैं, पर राज्य सरकार कितना उधार ले सकती है, वहां पर 25% की लिमिट फिक्स करी गई है। और फाइनेंस कमीशन जो हाल में आई थी, उसने तो कहा आप इसको 20% करने की कोशिश करिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कहां पंजाब 50% तक पहुंच गई, यानी कि GSDP टू डेट रेशियो 50 पहुंच गई है। तो ये पेंशन देना आसान काम नहीं होने वाला है।